हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में जेईई में स्पेशली सॉल्व की जा सकती है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। रादर आपके पास एक नया पर्सपेक्टिव होगा, एक नई अप्रोच होगी, एक नया थॉट होगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व लेकर। डेफिनेटली काफ़ी सारी स्टैंडर्ड अप्रोचेस तो हैं ही सॉल्व करने की, बट अगर आपके दिमाग में ग्राफ्स होंगे ना बैकग्राउंड में, तो आप क्वेश्चंस को और अलग तरीके से विजुलाइज कर पाओगे। तो ग्राफ्स हमेशा एक क्वेश्चन को सोचने के लिए एक आपके पास एक एक्स्ट्रा तरीका होगा जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और आज के इस लेक्चर में हम अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे कि देखो इस ग्राफ में ऐसे सोचा जा सकता है, अगर ग्राफ में ऐसा कुछ दिया है तो वो ग्राफ कैसे बन रहा होगा। मतलब हम काफी सारे तरीके आज डेवलप करेंगे कि देखो ग्राफ में ऐसे ऐसे अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वो जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हमने सारे पढ़ रखे हैं ना, जितने भी हमने स्टैंडर्ड ग्राफ्स पढ़ रखे हैं, उनमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या क्या चीजें बदल जाती है, या अलग अलग तरीके के वेरिएशंस के साथ ग्राफ्स कैसे बनते हैं, वो सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, डू यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये मॉड्यूल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको K12 से लेकर किंडरगार्टन से लेकर K12 तक ना सिर्फ ये बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई नीट और गवर्नमेंट एग्जाम, ऐसी काफी सारे सेगमेंट्स, काफी सारे सेक्टर्स में फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन, एब्सोल्युटली फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा ये प्लेटफॉर्म। ये सारी चीजें आपको हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर भी मौजूद हैं जो कि मैग्नेट ब्रेन्स से चलती हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर ये सारे की सारी चीजें पूरे तरीके से पूरे के पूरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमेशा इस बात को याद रखिए स्टूडेंट्स। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या लेकर आता है, सो एट फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए ये सारी चीजें लेकर आता है। क्या है ये सारी चीजें, जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, हम इस मॉड्यूल में मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई मॉड्यूल में इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स कि आपको हर चैप्टर के सारे चैप्टर्स के हर टॉपिक के एक टॉपिक के डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएंगे, और उन वीडियोस में आपको काफी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स रखेंगे ताकि उन इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स की हेल्प से आप उन कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस भी अच्छे से सीख पाएं। मतलब कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप करवाने पर हमारा मेन फोकस, मेन मोटिव रहेगा। सबसे जरूरी, सबसे पहली चीज, हर चैप्टर के हर टॉपिक की पूरी रादर ये सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूं, ये सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करने वाला है आपको एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अलॉन्ग विद दैट, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, उस टॉपिक की डीपीपी प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी उस टॉपिक की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, यानी उस शीट के थ्रू आप उस टॉपिक को और कंसोलिडेट कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, और उस टॉपिक पे एक और बेहतर कमांड डेवलप कर सकते हैं। कैन यू बिलीव दिस स्टूडेंट्स की ना सिर्फ डीपीपीज आपकी प्रैक्टिस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मौजूद है, बल्कि उन डीपीपीज के भी वीडियो सॉल्यूशंस हम क्रिएट करेंगे आपके लिए एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर नो हिडन चार्जेस, देयर इज नो सब्सक्रिप्शन। ये प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट पर सारी चीजें एज इट इज प्रॉपर्ली अरेंज्ड, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड आपको मिलेंगी। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स ये बात। डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशंस के साथ ये जो सारी चीजें हम करेंगे, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, डीपीपीज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, काफी सारे जो क्वेश्चंस करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट्स, मॉक्स, इन सब के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि आपको हर टॉपिक पर मिनिमम काफ़ी सारे क्वेश्चंस या अदर एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। अलॉन्ग विद दैट, हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिए कि हम PYQ सॉल्व करेंगे। किसी भी एग्जाम को समझने का एक अच्छा तरीका होता है कि उसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, ताकि उस एग्जाम का पैटर्न, उस एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल, उनकी क्या थॉट प्रोसेस होती है उन क्वेश्चंस को सोचने या बनाने को लेकर, वो समझी जा सके। तो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और एग्जाम के पैटर्न को, एग्जाम के क्वेश्चंस को और अच्छे से समझेंगे, ताकि हमारी तैयारी, हमें समझ आए कि ये जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो इसके लिए सफिशिएंट या उससे भी ज़्यादा है या नहीं। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात याद रखिए कि आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखे जाएंगे, यानी आप अपने सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिखाई देगा, लिंक पर लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। आप लिंक पर क्लिक करिए, अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड करिए, आपके सारे डाउट्स
डाउट्स एड्रेस होंगे, आपके सारे डाउट्स एक्नॉलेज होंगे। कुछ जनरल सिंपल सी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें आप बेहिचक हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि उन्हें जब भी हमें वक्त मिलेगा हम पढ़ते रहेंगे और उन्हें आंसर करेंगे कमेंट्स के जरिए या फिर इन लेक्चर्स में कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेफिनेटली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेहिचक उसे आस्क मी योर डाउट पर लिंक पर क्लिक करके फॉरवर्ड करिए। आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे, आपके सारे डाउट्स एड्रेस होंगे। अलॉन्ग विद दैट एक छोटी सी बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि आपके सारे डाउट्स जब एड्रेस किए जाएंगे या डाउट्स आप जब फॉरवर्ड करें तो उन डाउट्स को रेलेवेंट रखिए। रेलेवेंट का बड़ा आसान सा मतलब है स्टूडेंट, जो सारे टॉपिक्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं या पढ़ाए जा चुके हैं या जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सारे टॉपिक्स उन्हीं तक रखिए, क्योंकि उससे ये होगा कि बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होंगे। आप बेशक कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, बट अगर कोई टॉपिक हमारे अभी डोमेन के बाहर होगा, जो टॉपिक्स अभी हमने नहीं पढ़े तो वो शायद बाकी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करें, तो अभी डाउट्स रेलेवेंट रखिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो डाउट्स भी आप सॉल्व करवा सकते हैं स्टूडेंट्स। और एक और सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स कि आप अपने टेस्ट को, अपने एग्ज़ाम को, अपने चैप्टर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस चैप्टर की आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। आप हर चैप्टर पे अपनी प्रोग्रेस को एसेस कर सकते हैं। टेस्ट देकर चैप्टर वाइज आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इस चैप्टर पे आपकी कैसी कमांड है, उस चैप्टर में कौन से सेक्शन में आप वीक पढ़ रहे हैं, कौन सा पर्टिकुलर जोन आपको समझ नहीं आया होगा या कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें ट्रैक करके आप उसे और बेहतर और मजबूत और अच्छा बना सकते हैं। तो इतना कॉम्प्रहेंसिव सा ये मॉडल है जिसमें आपकी हर एक बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, थ्योरी दी जा रही है, इवन आपको टेस्ट पेपर भी दिए जा रहे हैं चैप्टर्स के, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को भी इवैल्यूएट कर पाएं। और ये सारी चीज़ें, कैन यू बिलीव स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर आर नो हिडन चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब कुछ आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात कि आपकी हर चीज़ को लेकर वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको गाइड करते रहेंगे, आपको डायरेक्ट करते रहेंगे, आपको दिशा देते रहेंगे। हर चीज़ को लेकर नोटिफिकेशंस, एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट या कोई भी आपके नॉन अकेडमिक इश्यूज़ भी हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम्स है जो आपकी पढ़ाई को हैम्पर या बॉदर कर रहे हैं, हम उन्हें भी टाइमली रिजॉल्व करते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। Apart from that students, there is something very crucial, there is something very important. आपके चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिविजन भी बनाए जाएंगे। कैन यू बिलीव इट? ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद एग्जाम के वक्त जब आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी होगी, एक शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, पूरी चीज़ें दोबारा ना देखनी होंगी, क्योंकि ये तो एक बार आप देख कर प्रॉपर नोट्स बना चुके होंगे, तो आप चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिविजन के थ्रू भी अपनी पूरी तैयारी को एक बार फिर से ब्रश अप कर सकते हैं। बट हमेशा एक बात को याद रखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें हो जाने के बाद इसे देखना उचित समझा जाएगा। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सेंस कि आप पहले या सिर्फ इसे देखें और ये सारी चीजें स्किप कर दें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रोसेस है। पहले आप ये सारी चीजें करेंगे, जब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, फिर भी एग्जाम के वक्त ऑब्वियसली एक रिविजन चाहिए होता है, तो वो आप इन वन शॉट रिविजन के थ्रू कर सकते हैं। हम ये भी इंश्योर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आप अपनी एग्जाम की तैयारी को और सही बनाने के लिए एग्जाम से मॉक्स दे सकते हैं। मतलब IIT मेंस और एडवांस के आपके मॉक्स भी लेकर आएंगे और उन मॉक्स के थ्रू आप एक्चुअली सेक्शन वाइज चीजें प्रिपेयर कर पाएंगे। मतलब आप देख पाएंगे कि कितना टाइम कहां डिवोट करना है, किस सेक्शन में कितना टाइम अलॉट करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, किस सेक्शन को कब अटेम्प्ट करना है। मतलब ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज और इवैल्यूएट कर पाएंगे। आप एक्चुअली या डायरेक्टली अपनी एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, आप काफी सारे मॉक्स देकर जाएंगे, और जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देंगे तो एग्जाम की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी होगी कि इस एग्जाम के लिए ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट है और मैं इसे ऐसे अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो ये सारी चीजें एनीवे हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, बट ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए लाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है ना। तो बिना किसी डिले के अब हमारा लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स बड़ा ही शानदार सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है स्टूडेंट्स। ग्राफ्स को लेके अलग अलग वेरिएशन की, अगर एक स्टैंडर्ड ग्राफ ऐसा होता है तो उसमें ये वाले मॉडिफिकेशंस कर दें तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर उसमें ये कर दे तो कैसा होगा। मतलब अलग अलग तरीकों से ग्राफ्स को कैसे सोचा जा सकता है, उन्हें कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि ग्राफ्स के थ्रू काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सोचा जा सकता है।
आई एम वेरी कंफ्यूज कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वही स्टैंडर्ड तरीके यूज़ करते हैं, वही डिफाइंड मैथड्स यूज़ करते हैं जो वो करते आए हैं, जो उन्हें सिखाई जाती हैं। आप यकीन करिए अगर आपके पास ये एक और ऑल्टरनेटिव होगा ना ब्रेन में कि हाँ इस प्रॉब्लम में अगर ग्राफ बना के सोचो तो क्या बन सकता है, आप यकीन नहीं करेंगे आपके इतने सारे क्वेश्चंस ग्राफ से सॉल्व हो जाएंगे जिनको करने के लिए बहुत लंबी लंबी मैथड्स भी वीक पड़ेंगे। मतलब आप बहुत ईजिली सोच पाएंगे अगर आपके पास एक और तरीका सोचने का होगा जो कि होगा ग्राफ। प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपके दिमाग में ग्राफ्स का कंसेप्ट क्लियर है तो आज का लेक्चर ग्राफ से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखिए बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। चलिए बाय द वे अभी हम सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के कल्मिनेशन की तरफ हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के बाद हम एमसीक्यूज शुरू करेंगे, फिर हम पीवाईक्यूज भी शुरू करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ इस पूरे चैप्टर को कल्मिनेट करेंगे। आई होप अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उनमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है और सारी चीज़ें अभी तक आपने अच्छे से समझी हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास आज के लेक्चर की। हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर किसी फंक्शन का मुझे ग्राफ बनाना है, जब उस फंक्शन में कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, नाउ दैट डिपेंड्स कि वो वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट, उस केस में उस फंक्शन के ग्राफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है हम वो समझने वाले हैं। देखो एक बेसिक सा, एक स्टैंडर्ड सा, सिंपल सा सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ के लिए लेट्स से हम बनाते हैं एक सिंपल सा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आई होप आपको याद होगा हमने जितना अभी तक सीखा है, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे एक स्टैंडर्ड सा सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स मैं आपके सामने बनाता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक हमारा स्टैंडर्ड सा ग्राफ होता है स्टूडेंट्स। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा सोच के बताओ स्टूडेंट्स। याद करो हमने सीखा है कि एक्स स्क्वायर इज लाइक रादर आई वुड से इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट। और अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आप प्लॉट करें तो जहां तक मुझे याद है हमने कई बार ये सीखा है वो एक पैराबोलिक कर्व बनता है। जैसे जैसे आप वैल्यूज ट्राई करेंगे, जैसे जैसे आप नेगेटिव वैल्यूज ट्राई करेंगे, एक्स की अलग अलग वैल्यूज ट्राई करेंगे, आपको एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा। आई होप हमें ग्राफ ड्रॉ करते आता है। बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट्स, आप एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखते जाइए, करस्पॉन्डिंग वाई की आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी और जैसे जैसे वाई की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी आप उसका ग्राफ ड्रॉ या प्लॉट कर पाएंगे। ये बेसिक सा आइडिया है स्टूडेंट्स। यानी ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस, जिसे हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से डिनोट किया है फिलहाल के लिए। अब अगर इसी कहानी को मैं समझना चाहूँ कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, तो मुझे जितनी अंडरस्टैंडिंग है मैं कहूँगा कि सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ मोटा मोटा सा ऐसा सा बनता है ना। सो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो चलता चला जाता है। और इन्हीं ग्राफ्स के थ्रू आपको याद होगा स्टूडेंट्स हमने इनके डोमेन, रेंज और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इन पर भी बात की थी। ऑल्दो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एज अ कंसेप्ट क्या होते हैं ये हम कैलकुलस में पढ़ेंगे वहाँ पे, और हम ग्राफ्स की हेल्प लेंगे। एंड यू वोंट बिलीव पूरा कैलकुलस इन्हीं पर बेस्ड है। रादर पूरा मैथ्स इंटरनली ग्राफ से ही बैक्ड है, उससे सपोर्ट वहीं से आता है। चलिए वो बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर मैं बस ये समझाना चाहूँ कि अगर एक कर्व है मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो तुम सोच के बताओ स्टूडेंट्स इसका डोमेन क्या होगा। सर इसका डोमेन बड़ा सिंपल सा वर्ड है। इसके डोमेन में मैं देखना चाहूँगा अगर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मैं इसमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज रख सकता हूँ, ये मेरा कंसर्न है। तो मैं कह रहा हूँ सर एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल बॉदर नहीं करते हमें, वो कहते हैं सर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ट्राई करो, हमें कोई इशू नहीं है। तो अगर एक पॉलिनोमियल है जिसमें मैं सारी वैल्यूज डेफिनेटली रख सकता हूँ तो ये इसका डोमेन होता है। बट सर व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट इट्स रेंज, इसकी रेंज की अगर बात करें तो रेंज में क्या होगा सर, चूंकि ये एक्स स्क्वायर है, चूंकि ये एक्स स्क्वायर है तो सर एक काम करते हैं इसकी रेंज क्या होगी, सर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो होगी। नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए भी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए भी ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही जनरेट करेगा। अगर आप ग्राफ को देखें तो भी मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से टच होकर गुजर रहा है जीरो पर, मतलब 0,0 ने ओरिजिन पे टच कर रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा है। मतलब कैन आई कंक्लूड स्टूडेंट्स की एक्स स्क्वायर का ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0, वरना ये हमेशा 0 से ऊपर होगा। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सिंपल सी बात है, और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमें है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर इसमें कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ, मतलब जैसे मैंने कहा कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 कर देता हूँ। मैंने एक नया फंक्शन बनाया स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स, जिसे मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस 2। यानी अगर मैं और बेहतर लैंग्वेज में लिखूं तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक फंक्शन बनाया है जी ऑफ एक्स जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ डू यू रियलाइज कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे, एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज आएगा कि सर
एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस बार एक छोटा सा चेंज आएगा कि आपने अपने कर्व में 2 ऐड कर दिया। तो आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, इसकी रेंज 2 से बढ़ जाएगी, मतलब जो मिनिमम वैल्यू हुआ करती थी अब वो 2 से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उसमें 2 ऐड कर दिया ना। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए। नॉर्मली एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू हुआ करता था वो 0 है, पर अगर एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है तो अगर उसमें 2 ऐड कर दिया, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी, तो उसकी रेंज अब 0 + 2, इसकी मिनिमम वैल्यू हुआ करती थी 0, बट अब इसमें 2 ऐड कर दिया तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बात बड़ी आसान सी है स्टूडेंट्स। क्या एक्स स्क्वायर की जो भी मिनिमम वैल्यू होती है, आप सोच के बताओ, एक्स स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव पे तो बढ़ता चला जाएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 + 2, इसकी मिनिमम वैल्यू अब होगी 2। यानी जो जी ऑफ एक्स का कर्व बनेगा उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2, और वो भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही बनेगा, तो वो भी कुछ ऐसा सा ही चला जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? मैं बड़ी सिंपल सी, बड़ी ही आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ग्राफ में कोई बड़ा मेजर सा बदलाव नहीं आएगा। मतलब अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो बन रहा था ना, वही ग्राफ बनेगा, बस एक्स स्क्वायर के ग्राफ को, इस पिंक वाले ग्राफ को आप उठा के 2 यूनिट्स ऊपर रख दीजिए। आप 2 यूनिट्स ऊपर इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी रेंज अब 2 से बढ़ गई है, मतलब जो मिनिमा था वो भी 2 से बढ़ गया, और मैक्सिमा तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में 2 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन्फिनिटी है तो वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा ही जाएगा। बट इसकी मिनिमम वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की 0 हुआ करती थी, वो f(x + 2) यानी जी ऑफ एक्स फंक्शन की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो हो जाएगी 2। मतलब सिंपल सी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी कर्व में कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड की जाए तो उसका ग्राफ y एक्सिस पर उतनी यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर किसी कर्व में से कोई कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाए तो उस कर्व का ग्राफ उतनी यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाता है। ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने यहां पर +2 किया है तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? यही पिंक वाला ग्राफ आप उठा के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए 2 यूनिट्स, तो ये एक ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। नॉट वेरी प्रॉपर्ली ड्रॉन, बट आई होप यू आर गेटिंग इट कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो कर्व होगा ये होगा जी ऑफ एक्स का ग्राफ। हेडेड बीन एच ऑफ एक्स, एक और कर्व मान लो हम बना लेते हैं एच ऑफ एक्स, जो कि यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एफ ऑफ एक्स वाला ही कर्व होता। लेकिन मान लो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लेट्स से मैं 3 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। आपको बात समझ आ रही है? मतलब मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो कि वही एफ ऑफ एक्स वाला ही फंक्शन है, बस उसमें से 3 यूनिट सब्ट्रैक्ट की। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का जैसा भी ग्राफ बनता है उसको 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये पूरा y में चेंज हो रहा है ना। y की जो मिनिमम वैल्यू हुआ करती थी वो हुआ करती थी 0, बट जैसे ही 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 - 3 -3, तो अब जो मिनिमा होगा वो -3 पर आएगा। मतलब पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, अगर उसमें कोई वैल्यू ऐड की जाए कांस्टेंट वैल्यू, तो वो ग्राफ उतना यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाता है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और अगर उसमें से कुछ यूनिट सब्ट्रैक्ट की जाए, कांस्टेंट कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाए, तो वो उतना यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता है। मतलब यही पिंक कर्व इस केस में, किस केस में स्टूडेंट? जब ये कर्व होगा x² - 3, इस केस में ये 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये यहाँ पे, ये पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? ये पॉइंट था 0,2 ऑब्वियसली। ये पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? ये पॉइंट था 0,0, हमेशा याद रखिएगा। और अगर इसे 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट किया तो ये कैसा बनेगा स्टूडेंट? ध्यान से सोचिए। उस केस में 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट होकर कुछ ऐसा और कुछ ऐसा बनेगा। सो ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 0,3। अब हमेशा इस बात को याद रखिए स्टूडेंट्स। तो ये जो कर्व है ऊपर वाला वो था जी ऑफ एक्स, और ये जो आपका ऑरेंज वाला कर्व है दैट्स एच ऑफ एक्स। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। बड़ा सिंपल सी, बड़ी साधारण सी, बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर ये कर्व था x², तो ये कर्व है x² + 2, और ये एच ऑफ एक्स कर्व है x² - 3। यानी किसी भी कर्व में अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो वो उतना यूनिट्स ऊपर या उतना यूनिट्स रिस्पेक्टिवली नीचे शिफ्ट होता है। बड़ी ही आसान सी, साधारण सी और सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। इसी बात को कंसोलिडेट करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी ग्राफ का, किसी भी फंक्शन का मुझे ग्राफ पता है, अगर मुझे y = fx का ग्राफ पता है, जैसे कि अगर हमारा स्टैंडर्ड सा जैसे y = fx का ग्राफ था, अब मान लो इसमें कोई b वैल्यू ऐड की जा रही है, तो बस ये उतनी b यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। और अगर b यूनिट सब्ट्रैक्ट की जा रही है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू b सब्ट्रैक्ट की जा रही है, वो कह रहा है ना देखो b नेगेटिव है, तो अगर कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जा रही है तो वो उतना यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये ओरिजिनल ग्राफ हुआ करता था स्टूडेंट्स, इमेजिन करो अगर ये आपका ओरिजिनल ग्राफ हुआ करता था, तो इसमें अगर b ऐड किया तो b यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फिर ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, हमेशा याद रखिए। और अगर इसमें से b सब्ट्रैक्ट किया तो ये ग्राफ एज इट इज y एक्सिस के रिस्पेक्ट में b यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा।
बड़ी आसान सी, सिंपल सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी मैं बात कह रहा हूँ जो आसानी से डाइजेस्ट हो रही है। एक सिंपल से एग्जांपल से और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स और थोड़ी क्लैरिटी डेवलप करते हैं। मान लो आपके पास एक ग्राफ है ना, एक स्टैंडर्ड सा ग्राफ ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक ग्राफ, लेट्स से मॉड ऑफ एक्स, हम लेते हैं मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। तो y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये हमारा एक फंक्शन है, राइट। क्या आपको याद है स्टूडेंट, जब हमने ग्राफ्स के बारे में बात की थी तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन सा ग्राफ था। याद करिए स्टूडेंट्स, हमने y एक्सिस बनाया था, हमने x एक्सिस बनाया था, और हमने सीधा सीधा सा देखा था कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसी, और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसी। तो ये होता है स्टूडेंट्स किसका ग्राफ, ये होता है मॉड x का ग्राफ, राइट। ये हमारा मॉड x का ग्राफ होता है, ये आपका हमेशा y एक्सिस होता है और ये आपका हमेशा एक्सिस होता है। लेकिन सर अगर थोड़े से चेंजेस कर दिए जाएं, मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि सर क्या आप मुझे मॉड x+3 का ग्राफ बना के दिखा सकते हैं, तो आई थिंक अभी आपके लिए बहुत टफ टास्क नहीं है। मतलब मान लो मैं एक नया फंक्शन बना देता हूँ g ऑफ x, जिसकी डेफिनेशन है यही ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x। मतलब अगर इसे मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूँ कि ये जो फंक्शन है दिस इज f ऑफ x, है ना, तो मैं बना देता हूँ g ऑफ x एक नया फंक्शन जो कि है f ऑफ x+3। तो आपको क्या करना है कि आप सोच पा रहे हैं स्टूडेंट्स, बस छोटा सा काम, आपको f ऑफ x के ग्राफ को 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि 3 यूनिट्स आपने ऐड कर दिए। तो यही ग्राफ एज इट इज, मान लो ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये ग्राफ ऐसा सा चला जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई। तो ये जो कर्व होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ये होगा g ऑफ x, विच इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज क्लियरली मॉड x+3। आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का कंसेप्ट इजीली समझ आ रहा है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और बहुत क्लियरली आप सोच पा रहे हैं कि इन ग्राफ्स को कैसे बनाना है, राइट। सिमिलरली मान लो अगर इसी कर्व में वो सबट्रैक्ट करने को कहता तो आप क्या करते हैं, मान लो अगर आपके पास होता h ऑफ x, तब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, h ऑफ x के केस में मान लो वो कहता कि सर आप मॉड x में से लेट्स से 7 सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही वो मॉड x में से 7 सबट्रैक्ट करता, तो पहले तो मैं ढूंढूंगा कि मॉड x का ग्राफ कैसा होता है। तो मुझे सर याद है मॉड x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है जो ओरिजिन से ऐसे और ऐसे ड्रॉ होता है। इतनी प्रॉपर्टी तो याद रखनी पड़ेगी, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है 7 यूनिट सबट्रैक्ट किया, मतलब 7 यूनिट्स आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए। 7 यूनिट्स नीचे शिफ्ट करना मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यही की लाइन से उठ के 7 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। और मुझे ओरिजिन बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट लगता है जहां से मैं चीज़ें विजुलाइज कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा 7 यूनिट्स नीचे करना मतलब एक लाइन सर ऐसी जा रही होगी और एक लाइन सर ऐसी जा रही होगी, और ये जो पॉइंट होगा सर, ये पॉइंट होगा क्या, ये पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा स्टूडेंट, 0, -7। ये पॉइंट डेफिनेटली होगा 0,3, इसका मिनिमा होगा, और ये तो पॉइंट 0,0 ने हमेशा से ओरिजिन रहा ही है। तो ये जो ग्रीन वाला कर्व स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा कर्व है, h ऑफ x, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं f ऑफ x -7, राइट। यही वो कर्व स्टूडेंट्स, ये कौन सा कर्व है, मॉड x -7, मतलब वही मॉड x का ग्राफ, लेकिन 7 यूनिट्स नीचे, क्योंकि 7 सबट्रैक्ट किया। आई होप ये सेंस अब आप डेवलप कर पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं कि चीज़ों को कैसे सोचना है, कैसे वर्कआउट करना है और कैसे इस पर क्लैरिटी लेनी है। यहाँ तक आई बिलीव अब कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर मुझे f ऑफ x का ग्राफ दे दिया जाए, तो f ऑफ x प्लस b का ग्राफ, जब मुझे कहा जाए कि b एक कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी रियल नंबर में से, पॉजिटिव है नेगेटिव दैट डिपेंड्स। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ b यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाता है, अगर b एक नेगेटिव वैल्यू है तो b यूनिट्स ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता है। बस इतनी सी साधारण सी बात आपको अप्लाई करनी है और इसको सोचना है। विद दैट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पहली थ्योरी आई होप आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जब भी आप कुछ ऐसा आएगा तो आप आसानी से सोच पाएंगे आई बिलीव। विद दैट अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है आई बिलीव, एक्स स्क्वायर को लेकर समझा, मॉड एक्स को लेकर समझा। इस प्रॉपर्टी पे मैं आता हूँ, लेकिन इस प्रॉपर्टी को समझाने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं पहले तुम्हें ये सिखाऊं। बहुत ट्रिकी सा पार्ट है, बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग सा पार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट पहले हम इसे सीखेंगे फिर हम इस पर आएंगे। तो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मज़ेदार पार्ट है, आपको बहुत समझ आएगा अच्छे से, बट आप बहुत एंजॉय करोगे और देखोगे कि देखो चीज़ें ऐसे भी हो सकती है। मैं एक सिनेरियो डेवलप करवाता हूँ, पहले सोचिएगा स्टूडेंट्स, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक सिंपल सा ग्राफ बना के देखते हैं। मान लो एक ग्राफ है आपके पास, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये पार्ट है। मान लेते हैं ये आपका एक कर्व है, मतलब ये y एक्सिस और x एक्सिस है। आई होप ये बेसिक सी बात हम सभी को पता है दैट दिस इज योर x एक्सिस और ये आपका हमेशा होता है y एक्सिस। ये x की पॉजिटिव साइड होती है, y की पॉजिटिव साइड होती है, ये x की नेगेटिव साइड होती है, y की नेगेटिव साइड होती है। हमें पता है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसे कहते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है जहाँ पर x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है। आप इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं जहाँ पर x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y फिर भी नेगेटिव होता है। बड़ी बेसिक सी स्टैंडर्ड सी बातें होती हैं स्टूडेंट्स। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास मान लेते हैं कर्व है, एक सिंपल सा कोई भी कर्व बना लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक ऐसा सा कोई मैं कर्व बना लेता हूं,
राइट, ये कर्व है और ये कर्व यहाँ से चलते हुए वहाँ तक जा रहा है। अब इसमें मान लो कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स है। अब इंटीग्रल पॉइंट्स कैसे हैं सर? इंटीग्रल पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जैसे अगर आप यहाँ से शुरू करें, मैं बस कुछ रैंडम सा सिनेरियो ले रहा हूँ। लेट्स से ये जो पॉइंट है सर, ये पॉइंट है, लेट्स से इसे मैं कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए -4, तो ये जो पॉइंट रहा होगा लेट्स कॉल इट -3, है ना सर। इस पॉइंट को हम कह देते हैं लेट्स से थोड़ी देर के लिए -2, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ -2 सर, इस पॉइंट को कह देते हैं -1 और ये तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है सर, ये 0 होने वाला है। बस कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। सर ऊपर भी शिफ्ट करते हैं तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट होगा, है ना, और ये एक पॉइंट होगा, तो सर इसे कह देंगे +1 और इसे कह देंगे +2। और थोड़ा सा हम और आगे गए तो ये एक पॉइंट मुझे जो दिखेगा यहाँ से जो ये आएगा, इसको लेट्स से हम कह देंगे 4 और इसके बीच में हम ले आते हैं लेट्स से 3। आई होप ये आपको बॉदर नहीं कर रही हैं चीज़ें और आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा। हम बनाने वाले हैं, मान लो एक कर्व है, ये एक कर्व है जिसकी इक्वेशन है y = f(x). ये आपका एक ग्राफ है ना, मतलब एक फंक्शन है जिसका एक ग्राफ है। और कौन सा फंक्शन स्टूडेंट्स? f(x) का एक ग्राफ है। अब मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे बनाकर दें y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) का ग्राफ। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन बड़ा मजेदार सा है। आपसे अब मैं पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आप मुझे y = f(x) के ग्राफ में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दें। मतलब याद है ना स्टूडेंट्स, b यूनिट्स ऐड किया तो ये ग्राफ बस ये वाइट लाइन उठानी है और b यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करना है, b यूनिट सब्ट्रैक्ट करना है f(x - b), तो क्या होगा, ये b यूनिट्स एज इट इज नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इस ग्राफ को उठा के बस नीचे रखना है, y एक्सिस पर ऊपर नीचे शिफ्ट करना है। बट मान लो अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाता हूँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाता हूँ। तो मैंने क्या किया सर, मान लेते हैं मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे बनाकर बताएं ग्राफ y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x). हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा होगा। आप समझ के बताओ सर। f(x) की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, आप इस बात को समझो स्टूडेंट्स। x की वैल्यूज मान लो ये कुछ वैल्यू है और यहाँ कुछ ये यहाँ तक जा रहा है, मान लो बहुत सारी वैल्यूज है, मुझे नहीं पता सर, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से मैं कह देता हूँ ये लेट्स से चला आ रहा है सर -7 से लेट्स से +10 तक, ये चला आ रहा है -7 से लेके लेट्स से +10 या 11 तक लेट्स से, है ना, ऐसा कुछ चला आ रहा है। मेरा ये कंसर्न ये कि x की कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज ले रहा है, मतलब -7 से लेके +11 के बीच में x बहुत सारी वैल्यूज ले रहा है। मेरा जो कंसर्न है स्टूडेंट्स वो आपको ये बताना कि ज़रा सोच के बताइए, ज़रा दिमाग लगाइए कि सर इस दौरान जब y = f(x) है तो वो अलग अलग इंटीग्रल पॉइंट्स अचीव कर रहा है। आप मेरी बात समझ पाने में जो कहना चाह रहा हूँ, मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो क्या सोचना होगा, उसी पे हम आते हैं। ट्रिकी सा पार्ट है बट बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत क्लियर होगा कि इसमें चीज़ों को कैसे सोचना है। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) को कैसे सोचा जाता है। देखो मैं पहले तो ये कह देना चाह रहा हूँ कि f(x) कहाँ से कहाँ तक है। अगर मैं f(x) को वर्कआउट करूँ, ग्राफ देखकर अगर हम रेंज निकालें तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू थी -3 और इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू थी 4 +4। तो कहना है इसे कर्व जो है वो -3 से 4 तक होता है। मतलब अगर मैं f(x) को ग्राफ को देख के वर्कआउट करना चाहूँ तो मैं f(x) की अगर रेंज की बात करूँ, मैं कहूँ अगर आपसे कि f(x) की जो रेंज थी, रेंज ऑफ द फंक्शन f(x), तो आप कहेंगे सर वो जो है वो कुछ नहीं है, वो कहाँ से कहाँ तक होगी सर, वो होगी -3 से 4 तक, है ना। तो मैं कहूँगा -3 को इंक्लूड करते हुए +4 तक, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये f(x) की वैल्यूज़ है, राइट। अगर इसी कहानी को मैं समझना चाहूँ तो मैं आपसे क्या कहूँगा सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x). क्या आपको क्लिक हो रहा है कि सर f(x) कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब सर आपने कहा f(x) हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, आप कह रहे हो सर वो -3 से +4 तक सारी वैल्यूज ले रहा है। एक्सेप्टेड, very well accepted, but do you understand when I apply this sign कि सर greatest integer of f(x), जब आप f(x) पर ये ब्रैकेट लगा देते हैं which denotes greatest integer of f(x), हमने पढ़ा है इसका मतलब ही क्या होता है, greatest integer value। मतलब अब जब आप वैल्यूज रखेंगे तो कौन सी वैल्यूज रिटर्न करेगा, अभी आपको वैल्यूज रिटर्न करेगा -3 से 4 के बीच में आने वाले सारे इंटीग्रल वैल्यूज। क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स? मैं क्या कह रहा हूँ, -3 से 4 के बीच में सारे इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, वो होंगी सर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड पॉसिबली +4 अगर बात बन पाई तो। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बड़ी आसान सी, बड़ी सिंपल सी, स्टैंडर्ड सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि f(x) होता होगा -3 से 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स, -2.5 भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) तो यही वैल्यूज लेगा ना, क्योंकि ये क्या होता है सर ये होता है इंटीजर। क्या इतने आइडिया देने के बाद आप मुझे सोच के बता सकते हो कि अगर f(x) का ग्राफ ऐसा दिखता है
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? जल्दी से सोचिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार खुद से ट्राई करेंगे। क्या आप सोच पाए कि इसको कैसे फिगर आउट करना है स्टूडेंट्स, कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है? बड़ी आसान सी चीज़ है स्टूडेंट्स। ऐसे सोचो, पहले तो इसको आसान बनाते हैं। एक काम करते हैं, जो सारे इंटीग्रल पॉइंट्स है ना वाई एक्सिस पर, इनके पैरेलल मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस के, मतलब इन पॉइंट से पास होती हुई एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, मतलब सारी स्ट्रेट लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ उसे समझिएगा स्टूडेंट्स। मान लो मैं कुछ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो पे अटेंशन एवरीवन। पहले तो मान लेते हैं हम 4 से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 4 से आई थिंक ये लाइन पास होती होगी, इसे थोड़ा सा हम नीचे पुल कर लेंगे आई बिलीव। तो ये आपकी 4 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद अगर अब मैं नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जो 3 से पास होती होगी। आई होप ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, बहुत बढ़िया। पैरेलल ना भी हो, थोड़ी बहुत टिल्टेड चलेगी, बस मैं एक हल्का सा आपको आइडिया डेवलप करवाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, उन्हें कैसे सोचा जाता है। ये 2 से पास होने वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है ना, नॉट वेरी पैरेलल बट यस हमारा काम हो जाए उतनी पैरेलल तो ये है। ऐसी एक 1 के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ रही है। और ये ग्राफ्स पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए ना, ग्राफ्स पे वो पॉइंट्स दिखने चाहिए, वरना बात नहीं बन पाएगी। तो इतनी लंबी ये लाइन खींचिए जो ग्राफ को जरूर इंटरसेक्ट करे। आई होप ये प्रोसेस समझ आ रही है कि मैं सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल इन इंटीग्रल पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। सिमिलरली से थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो एक और इंटीग्रल पॉइंट मुझे दिख रहा था, जो ये लाइन -3 से गुजरेगी और ये इस कर्व को ऐसे कहीं टच कर रही होगी। तो इस तरीके से आई बिलीव चीज़ें हमारे सामने हुई। आई होप ये आपको समझ आए और यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। इसी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, बहुत क्लैरिटी देगा, ध्यान से सुनना। मान लो अब मैं इसके ग्राफ को समझता हूँ, अब मैं इसके ग्राफ को नहीं समझ रहा हूँ। अब तक ये जो वाइट लाइन से ड्रॉ किया गया है, ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स? ये y = f ऑफ x का ग्राफ है। अब जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो किसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट्स? अब मैं ड्रॉ करूंगा y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x। क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स कि अब x की कोई भी वैल्यू रखो, ये वैल्यूज f ऑफ x की हुआ करती थी। अब जब आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x क्या होगा? जो भी f ऑफ x आ रहा था उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समझो, मान लो बस इस कर्व को यहां पर देखो, इस कर्व को इन इंटीग्रल पॉइंट्स पे देखो, मतलब सोच के देखो स्टूडेंट्स कि ये 0 से 1 के बीच की वैल्यूज कहां जनरेट कर रहा है। 0 से 1 के बीच की वैल्यू, मैं यहां पे एक हल्का सा सिनेरियो सेंस डेवलप करवाना चाह रहा हूं कि 0 से 1 के बीच की ये जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये कहां पर डेवलप कर रहा है, कहां पर क्रिएट हो रही हैं। तो कहना ही से सर कि अगर मैं 0 को देखूं, ये लाइन 0 को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो सर थोड़ी सा ध्यान से अगर आप देखें तो मैं इन पॉइंट्स को निकालना चाह रहा हूं, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना चाह रहा हूं जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे सर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लेता हूं, फिर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, फिर एक सर ये आ रहा है, फिर एक मान लेते हैं ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये वाला आ रहा है। ध्यान से सुनते जाइएगा, इन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते जा रहा हूं सर मैं। फिर एक ये आ रहा है सर, एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। इसी इन्हीं पॉइंट्स पर अब ये जो पॉइंट्स हैं इनके पैरेलल, मतलब इनसे पास होने वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, आपका काम लगभग आसान हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ और पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, बट इस बार अब वो जो लाइंस होंगी वो y एक्सिस के पैरेलल होंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो इन पॉइंट से पास होती होंगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है स्टूडेंट्स, बस मैं पहली बार आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। ये काम आप बहुत जल्दी फटाफट कर लेंगे। तो पहली चीज, पहले तो वो लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए सर? वो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। फिर वो लाइन यहाँ से पास होनी चाहिए इस पॉइंट से, और y एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी है ना। फिर वो इस पॉइंट से पास होगी और y एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी है। आई होप आपको ये बातें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हैं। y एक्सिस के पैरेलल और इन पॉइंट से पास होती हुई सारी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा स्टूडेंट्स। ये कहानी आई होप आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है और ये बात भी आपको अच्छे से ईजीली समझ आ रही है, राइट। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको। ये तो क्लियर पैरेलल बना ही हुआ है, बस यहाँ पर अगर और ड्रॉ किया होता तो ये लाइन हो जाती, सिमिलरली यहाँ पर ड्रॉ किया होता तो ये लाइन हो जाती, सिमिलरली अगर यहाँ ड्रॉ किया होता तो ये लाइन हो जाती, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन होगी स्टूडेंट्स। और अगर थोड़ा आगे बढ़े तो ये एक लाइन होगी जो होगी हमारी y एक्सिस के पैरेलल, और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो एक लाइन ये हो जाएगी y एक्सिस के पैरेलल आई बिलीव। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देंगे और एक फाइनल लाइन
ये होगी जो कि होगी वाई एक्सिस के पैरेलल। अब आपका ग्राफ ऑलमोस्ट ड्रॉ होने को है, बस अब आप छोटा सा सेंस डेवलप करिए कि अब आप कैसे बनाएंगे चीज़ें। बहुत स्टैंडर्ड सी चीज़ हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब हम इंटीग्रल पॉइंट्स ढूंढने वाले हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, इसका क्या मतलब है वही बताने जा रहा हूँ। अब हम बनाएंगे y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का f ऑफ x का ग्राफ, है ना। अब समझो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, ऐसे सोचो। सर ध्यान से देखो, अगर मैं इस जोन में देखूं, मतलब मैं अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में देखूं, आई होप आपको दोनों हाईलाइटेड दिख रहा है, तो इनके बीच में इसका ग्राफ कहां पर है सर? इनके बीच में इसका ग्राफ -2 से -3 के बीच है। आप बात समझ पा रहे हो? मतलब जो ग्राफ है ये -2 से -3 के बीच में है, लेकिन मुझे इसके ग्राफ से मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, मुझे मतलब है -2 से -3 के बीच मौजूद वैल्यूज के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। आपको बात समझ आ रही है? मैं -2 से -3 के बीच की वैल्यूज, क्योंकि ये ग्राफ की वैल्यूज है, ये f ऑफ x की वैल्यूज है -2 से -3 के बीच। अब मैं इंटरेस्टेड हूं -2 से -3 के बीच की वैल्यूज के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, और जब वैल्यूज -2 से -3 के बीच हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? होप आपको याद होगा, -2 से -3 के बीच की सारी वैल्यूज, जैसे -2.1, -2.2, -2.9, इवन -3, इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -3। तो -2 से -3 के बीच हम किसका ग्राफ बनाने वाले क्लास? इस फंक्शन का, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए इस ऑरेंज वाले कर्व से बना रहा हूं। तो इसका ग्राफ मैं ये ऑरेंज वाले कर्व से बना रहा हूं, इस ऑरेंज मार्कर से, जैसे ध्यान से देखिएगा। तो -2 से -3 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब जितना भी ये कर्वेचर होगा, उसका ग्राफ यहां होगा कुछ ऐसा सा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। मैं क्रॉस हटा देता हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको क्रॉस की वजह से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इस कर्व को y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x को ऑरेंज पार्ट से ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये ग्राफ यहाँ कुछ ऐसी लाइन बनेगी, क्योंकि -2 से -3 के बीच में इस ग्राफ की वैल्यू जो है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो -3 रहेगी ना, बट ऑब्वियसली -2 पे वो नहीं रहेगी, तो यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? सिमिलरली सोच के देखो, वापस ये जो ग्राफ है, यहां पे अगर मैं देखूं तो इस जोन में भी ये ग्राफ -2 से -3 के बीच में है। देखो इन दोनों लाइंस के बीच देखो, अब इसके और इसके बीच देखो, तो अभी भी ये -2 से -3 के बीच में है। और -2 से -3 के बीच के सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई होप आई नीड नॉट टेल यू कितना होता है स्टूडेंट्स, वो क्लियरली सर -3 होता है। आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर एबल टू डाइजेस्ट दिस। तो अगेन आई वुड से कि सर यहाँ पे इन वैल्यूज के लिए भी इसका जो ग्राफ बनेगा वो -2 से -3 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए -3 ही होगा, क्योंकि ये वैल्यूज -2 से -3 के बीच हैं, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -3 होगा ना, एक्सेप्ट फॉर दिस वैल्यू। सर यहाँ पे -2 था, यहाँ पर भी -2 है, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही होता है। तो वहां पे मैंने इसको ओपन रखा ताकि यहाँ पर इसका ग्राफ नहीं बन पा रहा है। आई होप आपको ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही और इजीली समझ आ रहा है। और छोटा सी चीज ध्यान से सुनिएगा, मान लो अब जब मैं बात करता हूं इस सेगमेंट की, इस लाइन और इस लाइन के बीच की, आई होप ये दोनों लाइंस आपको दिख रही हैं, इनके बीच में इसके ग्राफ की वैल्यू का है। अब देखो फटाफट बनेगा, इन दोनों लाइंस पे, इनके बीच में इस ग्राफ्स की वैल्यू है -1 से -2 के बीच में, और -1 से -2 के बीच की हर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है क्या? -2। यानी आई वुड से यहाँ पे जो वैल्यू होगी सर वो होगी क्या? -2, है ना। तो आप इसको बोलोगे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ऑब्वियसली -1 पे वो -1 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या रखा? ओपन। फिर देखो -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? -1। तो अगेन आई वुड से यहाँ से ये यहाँ तक ऐसा ग्राफ बनेगा, लेकिन अगेन 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है, तो यहाँ मैं इसका लाइन नहीं बनाऊंगा। आपको समझ आ रहा है? स्टेप फंक्शन की तरह बनने वाला है। सिमिलरली जब आप देखोगे इसको सर, अब जब इन दोनों लाइंस के बीच में देखोगे, इसके और इसके बीच में, तो इसके और इसके बीच में अब सोचो, थोड़ा और क्लियर होगा। अभी तक नेगेटिव वैल्यूज थी, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, अब और अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से देखना सर, इन दोनों लाइंस के बीच में देखो, ये वाला कर्व देखो सर, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के बीच में है। मैं x की वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं f ऑफ x की यानी y की वैल्यू बात कर रहा हूं। आई होप आपको समझ आ रहा है, y यानी f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है। मतलब ये कुछ कैसा होगा? 0 होगा, है ना, हमेशा ही 0 होगा। लेकिन 1 पर आते आते वो 1 हो जाएगा, इसलिए 1 पे मैंने एक ओपन सर्कल बनाया, मतलब 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, मतलब 0 नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, और ऐसा ही ये चलता चलेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी, साधारण सी, इजी सी बात है। बट इस तरफ उल्टा होगा स्टूडेंट्स, इस तरफ ये डिक्रीजिंग है। देखो डिक्रीजिंग में क्या होगा, ये बात समझो, ध्यान से सोचना। मैं कह रहा हूं यहाँ पे देखो, इस वाले जोन में देखो, मैं कह रहा हूं इन दोनों लाइंस के बीच में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में देखो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये हो रहा है सर कि अगर इसके ग्राफ को आप ऑब्जर्व करें तो -1 से 0 के बीच की सारी वैल्यूज हैं, और सॉरी, आई एम रियली सॉरी, +1 से 0 के बीच की वैल्यूज, और +1 से 0 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0।
1 को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि 1 पे वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे मैं एक्सक्लूड करूंगा और इससे मैं इंक्लूड करूंगा। यानी जब ग्राफ डिक्रीजिंग है तो राइट साइड वाला पार्ट इंक्लूड होता है, जब ग्राफ इंक्रीजिंग है तो लेफ्ट वाला पार्ट इंक्लूड होता है। जैसे देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग था और यहाँ पे इंक्रीजिंग था, तो इसका राइट और इसका लेफ्ट इंक्लूड हुआ और इसका लेफ्ट और इसका राइट एक्सक्लूड हुआ। बट जैसे ही इंक्रीज होने लगा तो लेफ्ट वाले इंक्लूड होते चले गए, राइट वाले एक्सक्लूड होते चले गए। जब जब ये डिक्रीजिंग होगा तो लेफ्ट वाला एक्सक्लूड होगा और राइट वाला इंक्लूड होगा। जैसे आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और पॉइंट समझो। जैसे मान लो मैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच इस ग्राफ को ऑब्जर्व करूं, तो ये ग्राफ माइनस मतलब +1 से +2 के बीच होता है, और 1 से 2 के बीच के सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन क्या होता है सर? 1 होता है। मतलब ये यहां से यहां तक होगा, 2 पे इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 पे तो 2 ही हो जाएगा, तो फिर 2 पे हम यहां पे लेकर आएंगे। और जैसे ही वापस इसको बनाया तो सोच के देखो, अब फिर से समझो स्टूडेंट्स, मैंने यहां ड्रॉ नहीं किया, यहां ड्रॉ नहीं किया, तो ये भी बना देता हूं। खुद सोचो स्टूडेंट्स, यहां पे कैसा बन जाएगा सर? यहां पे ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे कैसा बन जाएगा सर? यहाँ पे ये ऐसा कुछ बन जाएगा। आई होप आपको ये बनाते आ रहा है, अब तो क्लियर सा दिख रहा है कि कैसे बनाना है। सिमिलरली अब सोचो, मैं थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये 1 से 2 के बीच में, ये 1 से 2 के बीच में सर, 1 से 2 के बीच की वैल्यूज का, ये देखो ये वाला जोन, मैं कौन से जोन की बात कर रहा हूँ? इसकी और इसकी। तो सर 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन होता है 1, तो सर 1 होता है, तो 1 इंक्लूड हो जाएगा और 2 एक्सक्लूड होगा, क्योंकि 2 पे तो वो 2 ही हो जाता है, तो ये एक्सक्लूडेड ही रहने वाला है। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है और समझ आ रही है, क्योंकि 2 पे तो 2 ही रहेगा ना, तो फिर ये वाला पॉइंट इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे तो वही है ना बस, क्योंकि जैसे ही 2 का ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन लोगे तो 2 हो जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ वो पॉइंट आएगा, बट वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड रहेगा। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच सोचो, इन दोनों लाइंस के बीच सोचो। अगर इन दोनों लाइंस के बीच सोचो तो ये कर्व यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। ये जो कर्व है कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, लेकिन 1 का तो 1 होता है, इसलिए 1 को एक्सक्लूड किया क्योंकि 1 यहाँ पर डिफाइंड है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखूँ तो क्या बना दूंगा स्टूडेंट्स? ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। तो आई थिंक अब हमने पूरा ग्राफ बना लिया है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से जो पार्ट बना है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) का ग्राफ है। आई होप बहुत कंफ्यूजन नहीं हुई। हमने 3 स्टेप्स फॉलो की स्टूडेंट्स, कौन कौन सी? पहले तो हमने y एक्सिस पे सारे इंटीग्रल पॉइंट्स डिफाइन किए। पहली चीज़ हमने क्या की? हमने y एक्सिस पे सारे इंटीग्रल पॉइंट्स डिफाइन किए। दूसरी चीज़ क्या की सर? हमने दूसरी चीज़ ये की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने दूसरी चीज़ ये की कि इन सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे हमने इस कर्व के साथ पैरेलल लाइंस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो इन इंटीग्रल पॉइंट से पास होती थी, ड्रॉ की। अब वो उन पैरेलल लाइन से इन कर्व को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया, उन पॉइंट्स पर मैंने y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, और मैंने उन अलग अलग जोन्स में इस कर्व का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, और बस उसी को निकालते निकालते ग्राफ बन गया। तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये पूरा ऑरेंज वाला पार्ट आपका ग्राफ डिपिक्ट करता है y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x). आई होप ये बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ है और ये आपको इजीली समझ आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और क्लैरिटी लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी के साथ। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास एक कर्व होता, y इज इक्वल्स टू x³, राइट? अब सर कैसे बनता है? मैं उसको एक स्पेसिफिक डोमेन में लूंगा, पूरा नहीं बनाऊंगा, बस एक हल्का सा आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू x³, ये कर्व कैसा बनता है सर? मोटा मोटा ये कर्व कुछ ऐसा सा बनता है ना? ये कर्व जहाँ तक मुझे याद है सर, ऐसा जाते जाते ये ऐसा कुछ चला जाता है ना? मैं बहुत ज़्यादा इसको बनाना या हाईलाइट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस एक सिंपल सा सेंस आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर ये कर्व यहाँ से कुछ ऐसा आया तो यहाँ से कुछ ऐसा सा जाता है। बस एक हल्के से डोमेन में बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसके इंटीग्रल पॉइंट डिफाइन किया। तो सर अगर ये 0 है, ये तो ऑब्वियसली 0 है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बना दे रहा हूँ पॉइंट्स। ये डेफिनेटली -1 होगा, -2 होगा, ये -3 होगा, बस इन्हीं में इसको रखते हैं। अब क्या करेंगे सर? y एक्सिस पे जो इंटीग्रल पॉइंट्स डिफाइन किए उन पर अब x एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, मतलब उनसे पास होती हुई x एक्सिस के पैरेलल। तो जैसे ही आपने लाइंस ड्रॉ करी सर, तो क्या हो जाएगा? एक लाइन तो ये आ जाने वाली है सर, है ना? आप चाहें तो इन्हें फटाफट खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इतनी मेहनत नहीं भी करनी है, तो आप सीधे सीधे ऐसे ड्रॉ कर लो स्टूडेंट्स। एक लाइन तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स पैरेलल, अगली पैरेलल लाइन ये हो जाएगी, आई होप आपको दिख रही है, और अगली पैरेलल लाइन ये हो जाएगी, आई होप ये भी आपको दिख रही है। सिमिलरली इन नेगेटिव पॉइंट्स पर भी x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइंस ड्रॉ करें तो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और एक ये लाइन आपकी हो जाएगी ये, है ना? क्लियरली हमारा ये जो एक्सिस था ये आपका x एक्सिस था और ये आपका y एक्सिस था। अब हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स पर मैं परपेंडिकुलर यानी y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो एक तो इस कर्व का और इस पैरेलल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगी। एक ये आ रहा है तो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट्स, है ना? एक ये आ रहा है तो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा है अच्छे से। सिमिलरली एक पॉइंट ये आ रहा है तो एक लाइन यहाँ पे आ जाने वाली है। एक ये वाला आ रहा है स्टूडेंट्स, तो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी।
सिमिलरली एक पॉइंट ये आ रहा है तो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी, बस ये काम होता है। अब आपको रियलाइज हो रहा है बहुत टफ प्रोसेस नहीं है, बस पहली बार समझते वक्त टफ लगता है। तो सर अगर ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर का, मतलब y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बस मुझे अब इसका ग्राफ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे एक्स क्यूब का ग्राफ पता है तो मैं इसका बना दूंगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा सर, कुछ नहीं करना है। अब आप देखो ध्यान से सोचो, मान लो मैं पॉइंट लिख भी देता हूं, तो ये पॉइंट होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। सिमिलरली ये कितना होगा सर, -1, -2 और ये होगा -3। अब बस ऐसे सोचो सर, 0 से 1 के बीच में ये कर्व है, तो 0 से 1 के बीच में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वाई की वैल्यूज पे देख रहा हूं। तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो एक्स क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। तो 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये, लेकिन 1 पे वो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो मैंने 1 पे उसको स्किप किया। फिर सर 1 से 2 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, तो मैंने 1 से 2 तक ऐसे लिखा, 2 पे इसको ऊपर शिफ्ट किया। फिर 2 से 3 के बीच का है कुछ ऐसा हो जाएगा, और ऐसी कहानी चलती रहेगी। सेम कहानी -1 से 0 के बीच होगी, -1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है -1, तो -1 से 0 तक, लेकिन 0 पे वो 0 हो जाएगा तो 0 पे डिफाइन नहीं करेंगे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है, आप कुछ मत करो, जो भी वो ओरिजिनल कर्व है उसके इंटीग्रल पॉइंट जो y एक्सिस पे हैं उनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो x एक्सिस के, जो उनसे पास होती है, फिर उन पॉइंट्स के इंटरसेक्शन, जो लाइंस के उसके कर्व के साथ इंटरसेक्शन आए उनके y एक्सिस के पैरेलल, उन पॉइंट से पास होने वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और बस उन पे स्टेप फंक्शंस बना दो। आई होप ये काम आसान है, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हमेशा याद रखिएगा क्लास, अगर ये सोच पाए तो कहीं भी क्वेश्चन ऐसा कुछ फंसा ना तो आप बहुत ईजिली सोच पाओगे कि देखो ये बन रहा है। हमें कहीं कहीं कुछ कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा और उस कर्व को सॉल्व करने का कोई आइडिया, कोई थॉट ही दिमाग में नहीं आ रहा होगा, और फिर मैं कहूँगा कि चलो उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फटाफट आ जाएगा। तो ग्राफ बनाने से चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। आई होप ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम आपको नहीं लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है और इजीली समझ आ रहा है कि अब किसी भी कर्व का ग्राफ अगर दे दिया जाए तो उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बनाना है। पहले तो क्या करो, फटाफट इंटीग्रल पॉइंट्स निकालो y एक्सिस पर, उन पॉइंट से पास होने वाली x एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स, उन पॉइंट्स के, वो जो लाइंस उस कर्व को जहां जहां इंटरसेक्ट करती हैं, उन पॉइंट से पास होने वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए और बस फिर वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सोच लीजिए उस जोन का जहां जहां वो ग्राफ एग्जिस्ट करता है। बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट्स, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आपको y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जाए, जब आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ हो। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है और यहाँ तक आपको चीज़ें स्मूथली समझ आ रही हैं। इस चीज़ को एक बार और अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई डाउट आई बिलीव नहीं आ रहा होगा, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है। राइट, चलिए अब आते हैं उस पार्ट पर जो मैं आपको कह रहा था कि थर्ड पॉइंट को समझने के बाद अब हम आएंगे सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या था? अब वो कह दे रहा है आपसे ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स का नहीं, अब ग्राफ ड्रॉ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पहली बात तो स्टूडेंट्स इस बात को समझिएगा कि इस ग्राफ को ड्रॉ करते ही आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि अब ये फंक्शन नहीं बचा है, ये फंक्शन नहीं है। आप बात समझो स्टूडेंट्स, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक आप एफ ऑफ एक्स का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे थे तब चीज़ें वाजिब थी, तब चीज़ें सही थी। जब आप ये ड्रॉ करने जाओगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। देखो मैं प्रॉब्लम क्या था, तो मतलब बन तो जाएगा ग्राफ पर वो फिर फंक्शन नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल ग्राफ रहेगा, कोई भी एक ग्राफ बन सकता है। मतलब बहुत सारे फंक्शंस में जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो फिर वो फंक्शन नहीं बचेंगे। जब आप ग्राफ्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो रिस्क रहता है, एक चांस रहता है कि शायद वो ग्राफ ना बचे, क्योंकि आप बहुत सारे मैनिपुलेशंस कर देते हैं और आप फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन का वायलेशन कर देते हैं। बेसिक डेफिनेशन याद देना स्टूडेंट्स कि डोमेन सेट के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज कोडोमेन सेट में एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या आपको याद है? मतलब डोमेन सेट का कोई एक एलिमेंट दो इमेजेस को पॉइंट आउट ना कर रहा हो कोडोमेन में, ये गलत बात है, तब वो फंक्शन नहीं बचता है। बस इसी बात का। और सेकंड कंडीशन की डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ईच एंड एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट शुड हैव एन इमेज, एन यूनिक इमेज इन द कोडोमेन सेट। तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये दो कंडीशंस जैसे ही वायलेट हुई, इनमें से एक भी वायलेट हुई, वो फंक्शन नहीं रहता है, वो फिर सिंपल एक रिलेशन रह जाता है। तो जब भी आप ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो ये रिस्क हमेशा रहेगा कि शायद वो फंक्शन ना बचे। खैर वो हमारा मसला नहीं है ना, हमारा मसला है कि ये ग्राफ ड्रॉ करना। तो वो सीखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक कर्व दे दिया जाए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आपसे कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। अब बात समझो स्टूडेंट्स, आपने प्रॉब्लम क्या क्रिएट की। पहले तो मैं एक नॉर्मल सा कर्व बना देता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखो
अगेन हमारे पास एक तो वाई एक्सेस होगा स्टूडेंट्स, एक एक्स एक्सेस होगा, और आपके पास लेट्स से कर्व होगा, है ना, एक कर्व ऐसा सा कुछ लेट्स से है, ये एक स्टैंडर्ड सा कर्व है, मान लो इस कर्व में कुछ पॉइंट्स हैं, इस कर्व में कुछ पॉइंट्स होंगे, लेट्स उन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स के नाम हैं, जैसे कि मान लो ये पॉइंट ऑब्वियसली 0 होता है ना, एक्स एक्सेस पे लेट्स से 1 है तो ये लेट्स से 2 हो जाएगा, ये लेट्स से 3 है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और लेट्स से ये हो जाएगा 6। सिमिलरली जब लेफ्ट हैंड साइड पे आपने बढ़े तो मान लेते हैं ये हो जाता है -1, ये हो जाता है -2, ये हो जाता है -3, और यहाँ कहीं लेट्स से इससे और इधर दूर, इसी को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए -4, है ना। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये अभी आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया ये बना है y = f(x) का ग्राफ। अब मान लो ये कर्व आपको पता था, ये कर्व आपको दिया हुआ था, और अब आपको सोचना था कि सर इस कर्व को देखकर क्या आप इस कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। किस कर्व का सर? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y = f(x). सर y के साथ छेड़खानी हुई है, y का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है। अभी तक कहानी बहुत सुलझी हुई थी, सर y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x), तो f(x) के इंटीग्रल पॉइंट्स ढूंढने थे और उन्हीं पे बात एडजस्ट कर देनी थी। बट इस बार क्या हो रहा है सर? इस बार ये हो रहा है, आप ऐसे सोचो स्टूडेंट, सुनना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है सर? लेफ्ट हैंड साइड पे y एक वैल्यू है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मतलब y का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या सर? इस तरफ जो वैल्यू मिलेगी वो एक इंटीजर वैल्यू ही होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर वैल्यू है तो ऑब्वियसली इसको इसके इक्वल होने के लिए राइट हैंड साइड पे भी कैसी वैल्यू होनी चाहिए सर? राइट हैंड साइड पर भी तो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। मतलब मैं f(x) की सिर्फ कौन सी वैल्यूज ढूंढूंगा? अब मैं f(x) की सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही ढूंढूंगा। क्या आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब f(x) की सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही एक्सेप्टेड है। अब f(x) की सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही एक्सेप्ट होगी, उसके अलावा कोई और वैल्यू होगी नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो, यहां पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर f(x) की वैल्यू 1.5 भी थी तो मुझे क्या करना था? 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना था, और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर था 1, जो कि यहां पे बन गया 1। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ हुआ करता था वैल्यू 1.5 हुआ करती थी, लेकिन 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वो क्या था? 1। तो इसने एडजस्ट किया खुद को, मतलब 1.5 होने से प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इस पे आता हूं, इसके ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, तो प्रॉब्लम ये है अब f(x) का 1.5 होना भी वाजिब नहीं है। f(x) को सिर्फ एक इंटीजर ही होना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने कंस्ट्रेंट डाल दिया है, आपने y के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया है। आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट? थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, अंडरस्टैंड, इसको ब्रेन में डाइजेस्ट करो कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू है y और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, मतलब यहाँ पे आपको एक इंटीग्रल वैल्यू मिलना तय है। तो अगर ये इंटीजर है तो इसका भी तो इंटीजर होना तय है। मतलब जो भी आप x की वैल्यू रखो बस वो वही रखना, बस वो वही रखना, ताकि जो f(x) बनकर आए वो एक इंटीजर ही हो। आप बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब इस f(x) के ग्राफ से हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) का ग्राफ। एक बार खुद से इस थॉट को सोचिए जो मैंने लाइन कही, मैं x की वो सारी वैल्यूज ट्राई करूंगा जिनके लिए f(x) एक इंटीजर हो। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए बात अप्लाई करो और सोचो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बट एक बार आप पहले खुद से ट्राई करेंगे इसे। अब y एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट्स लीजिए और उसके थ्रू सोचिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन x एक्सिस वाले पॉइंट्स की इस बार जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है समझेगा। अब y एक्सिस पे वापस इंटीग्रल पॉइंट्स लीजिए। मान लेते हैं मैं कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स ऐसे ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज 1 फॉर अ वाइल, और यहाँ कहीं लेट्स से हमें मिलता है 2, है ना। 2 थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया, लेट्स से ये जो होगा मान लेते हैं ये आपका पॉइंट है 2। सिमिलरली आप एक बार और सोचिए, आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं लेट्स से -1 होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं -2 होगा। अब अगेन सेम थॉट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या सोचेंगे इस बार? वापस मैं इन 1 और 2 से क्रॉस होने वाली, मतलब इनसे पास होने वाली x एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूंगा। मान लेते हैं हम कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे 1 से पास अगर हो रही है तो आई थिंक ये लाइन हो जाएगी 1 से पास होती हुई x एक्सिस के पैरेलल। एक अप्रॉक्सीमेटेड सी लाइंस में बना रहा हूं। दीज पॉइंट्स, दीज वैल्यूज हैव नथिंग टू डू विद दीज वैल्यूज। अगर आपको ये बातें कंफ्यूज करनी है तो मैं इनको हटा देता हूं स्टूडेंट्स, इन्हें मत देखिएगा ना, इनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो बस कुछ रैंडम से पॉइंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ऐसे कुछ थे। सिमिलरली मैं -1 -2 +2 पे भी बना दूंगा। +2 पे बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, -1 पे ही सिर्फ हम बनाएंगे क्योंकि -2 तक भी बात नहीं जा रही है। तो ये कुछ -1 पर भी शायद ही क्रॉस कर रहा होगा आई वुड से, और इस आधार पे हम कहेंगे कि ये चीज़ यहाँ से अगर मैं उठा के रखूँ तो ये -1 पे ऐसी कुछ जा रही है। मान लेते हैं -1 पे ऐसा कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है। अब बहुत ध्यान से समझिए, अब आप अगेन क्या ढूंढिए स्टूडेंट्स, इन दो इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये कर्व कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर एक तो पॉइंट मुझे ये मिल रहा है, ये वाला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट मुझे मिल रहा है ये वाला, बहुत ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स, और एक इस लाइन के साथ मुझे इंटरसेक्शन ये मिल रहा है। बस इन पॉइंट्स के पैरेलल, इन पॉइंट से पास होने वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो। तो एक लाइन तो ये ड्रॉ कर दो स्टूडेंट्स जो y एक्सिस के पैरेलल होगी,
एक लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी स्टूडेंट जो अगेन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए स्टूडेंट्स जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। बस इन्हीं इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। मेरी एक बात समझो स्टूडेंट्स, इस बार एफ ऑफ एक्स कुछ भी होता फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कह रहा हूं नॉन इंटीग्रल वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती, एफ ऑफ एक्स की इंटीजर वैल्यू ही लेंगे। अब एफ ऑफ एक्स इंटीजर कहां का हुआ सर? एफ ऑफ एक्स जो हुआ इंटीजर, एक तो यहां पर हुआ क्योंकि यहां पे क्या हो जा रहा है 1, एक एफ ऑफ एक्स इंटीजर यहां हुआ, आई एम रियली सॉरी, यस ये भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यानी खुद एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो ये भी वो पॉइंट होगा। सिमिलरली एक बार एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल यहाँ हुआ और एक बार एफ ऑफ एक्स इंटीजर यहाँ हुआ, तो इन इंटीग्रल वैल्यूज पर ही तो इसका वजूद है, क्योंकि आपने वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है। अब जैसे ही आपने ऐसा सोचा स्टूडेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बस मैं इनका ये डॉट वाला पार्ट हटा देता हूँ, क्योंकि ओपन डॉट होना चाहिए था स्टूडेंट्स, है ना। तो मैं इसे कहूँगा कि ओपन डॉट होना चाहिए था, और इस बेसिस पे अगर हम देखें तो ये तो बिल्कुल सही है, और बस एक लाइन हमारी ये पैरेलल होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बस सिंपल सी बात याद रखिए कि मुझे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही लेनी है, और इंटीग्रल वैल्यूज कहाँ होंगी सोच के देखो। एक तो ये होगी, तो सर y की वैल्यू कुछ भी होती, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी होती, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y तो हमेशा क्या होगा सर? 0 से 1 ही होगा। तो एक तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी सिर्फ इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की, क्योंकि नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे तो इसका वजूद ही नहीं है ना, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जब देखोगे तो ये ग्राफ यहाँ पे भी मुझे मिलेगा, क्योंकि ये भी एक इंटीग्रल पॉइंट है। 0 से 1 के बीच की y की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। सिमिलरली मुझे एक इंटीग्रल पॉइंट ये भी मिल रहा था स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। तो -1 से 0 के बीच की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1। सिमिलरली ये भी एक पॉइंट है, और यहाँ भी मैं कहूंगा कि ये जो वैल्यूज होंगी ये क्या होंगी? -1। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है, क्योंकि ये ग्राफ 4 ही इंटीग्रल, रादर टू बी वेरी स्पेसिफिक 2 ही इंटीग्रल पॉइंट से पास होता है। एक तो है -1, मतलब 3 कहूंगा, एक है 0 और एक है -1। और जब जब ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है तो -1 पर यहाँ मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू, इसको मैं कह सकता हूँ x0, कुछ ना कुछ होगा। लेट्स कॉल इट x1, कोई ना कोई पॉइंट होगा x1, लेट्स कॉल इट x2, लेट्स कॉल इट x3। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस ग्राफ का एग्जिस्टेंस x की इन 4 वैल्यूज पर ही है, x0, x1, x2 और x3। दूसरी बात ये कि सिर्फ उन पर y की जो वैल्यू होगी, y का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही जनरेट करेगा। मतलब आपको सिर्फ y की जो इंटीजर वैल्यू, y की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ भी हो, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y जो होगा वो एक इंटीग्रल वैल्यू ही होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट। इस बेसिस पे मैं कहूंगा कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और मैं एक छोटी सी बात आपको समझा देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, याद करिए कि जब हमने पढ़ा था कि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर मुझे समझना है कि वो फंक्शन भी है या नहीं उसके ग्राफ को देखकर, तो बस आप एक छोटा सा काम करिए, आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, और जैसे आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करिए, कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए, मान लो यहाँ ड्रॉ की, और अगर वो उस फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, आई होप वो तो पूरा ओवरलैप कर रही है, तो फिर वो फंक्शन नहीं होता है, वो एक रिलेशन होता है। क्योंकि ये अगर एक लाइन, एक ग्राफ ऐसा है, मान लो एक कर्व है, तो इसका अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो इसने 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब x की इस वैल्यू के लिए मुझे y की ये वैल्यू भी मिल रही है और ये वैल्यू भी मिल रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो 1 टू मेनी फंक्शन बन गया ना, और 1 टू मेनी फंक्शन होता ही नहीं है, वो तो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो तो सर एक रिलेशन होता है। और इस बेसिस पे मैं कंक्लूड करूंगा कि ये एक फंक्शन नहीं है। तो पहली बात तो ये फंक्शन नहीं है, बट येस अगर कभी भी कोई ग्राफ बनाने को कहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो वही काम करना है वापस जैसा y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स में किया था। बट इस बार हमें इन पॉइंट्स को देखना है, इस बार x एक्सिस के पैरेलल वो स्टेप फंक्शन की तरह नहीं बनेगा। इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y चाहिए, मतलब y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब y की सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज पर ही ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, मतलब वहीं पे ऐसा कुछ ये मिलेगा। आई होप कहानी बड़ी सिंपल सी है, सॉर्टेड सी है। और एफ ऑफ एक्स, एक्स की सिर्फ उन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा जहां पर उसका वैल्यू रखने पर वो वैल्यू क्या हो जाती है? एक इंटीग्रल वैल्यू। मतलब एफ ऑफ एक्स 0, एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2 और एफ ऑफ एक्स 3, ये वो 4 खास वैल्यूज है जिनको रखने पर एफ ऑफ एक्स एक इंटीजर बनता है। तो मैं एफ ऑफ एक्स में एक्स की कोई और वैल्यूज ये कुछ भी नहीं रखूंगा, इनको रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि इनको रखने से ये एक नॉन इंटीजर पॉइंट बन रहा था। तो हमें सिर्फ एक्स की वो वैल्यूज लेनी होगी जिनके लिए एफ ऑफ एक्स एक इंटीजर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वाई का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हो। आई होप ये बातें कुछ हद तक डाइजेस्ट हो रही है। विद दैट अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप इसको लेकर क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। स्टैंडर्ड सी सीधी सी चीज़ें थी, उसके बेसिस पे हमने काम किया है ना। अगर मैं और आगे बढ़ूं, आई होप ये क्लियर है। एक छोटे से एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूं। मान लो सीधी सी स्टेप्स है स्टूडेंट्स। क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप आपने देखी। फर्स्ट स्टेप क्या थी स्टूडेंट्स? आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उस कर्व में वाई एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट्स जुड़ेंगे ना, तो आप वाई एक्सिस पे इंटीग्रल पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, है ना। आप इंटीग्रल पॉइंट्स बनाएंगे
ऑन विच एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ये आपकी पहली स्टेप होती है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपकी सेकंड स्टेप क्या होती है स्टूडेंट्स? सेकंड स्टेप सर आपकी ये होती है कि आप और इंटीग्रल पॉइंट्स पे पास होने वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो आप क्या करेंगे? यू विल ड्रॉ पैरेलल लाइंस, है ना, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस, और जो कि किससे पास होती हैं स्टूडेंट्स? एक्सिस विच पास थ्रू दीज इंटीग्रल पॉइंट्स, है ना, पासिंग थ्रू इन इंटीग्रल पॉइंट से। आई होप ये स्टेप भी आपको समझ आ रही है, थोड़ी सी रॉ लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं, बस आपको समझ आ जाए इसलिए। पासिंग थ्रू इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन ऑब्वियसली वाई एक्सिस, ऑफ वाई एक्सिस। जो आपकी थर्ड स्टेप होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है सर? थर्ड स्टेप बड़ी सिंपल सी होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, याद करो स्टूडेंट्स, जस्ट हमने भी बनाया। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने? थर्ड स्टेप में बस एक छोटा सा काम हमने किया। क्या सर? कि आपने, आई होप ये हमारा वही फंक्शन था, ये तो उल्टा मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स, ये इसका स्टेप नहीं है, है ना, ये भी बाय द वे इसकी स्टेप्स हैं, ये ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एक्स की स्टेप्स है जो कि हमने यहाँ बनाई थी। आई होप ये स्टेप्स तो आपको क्लियर है। यही सारी स्टेप्स रिपीट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन थर्ड स्टेप जब इसकी बनाओगे तो इसमें क्या करोगे? मतलब इसकी मतलब इसकी, जब आप इसकी थर्ड स्टेप लिखोगे तो वो थर्ड स्टेप क्या होगी स्टूडेंट्स? वो थर्ड स्टेप अब बस ये होगी कि अब आप जो लाइंस बनाओगे, जो आप ग्राफ बनाओगे, वो x की कहां वैल्यू से गुजरेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अब उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल में, उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले उस इंटीग्रल गैप में आप लाइंस ड्रॉ कर देंगे। मतलब देखो, ये इंटीग्रल गैप इतना सा है 0 से 1 का, ये 0 से -1 का, ये 0 से -1 का, ये 0 से -1 का, तो इन गैप में वो ड्रॉ कर दोगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर ही उसका एग्जिस्टेंस होगा। ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है और यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट एक और तरह का वेराइटी का फंक्शन समझते हैं क्लास, और उसका भी हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। ऑल्दो हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं, तो बहुत पेशेंस के साथ बैठिएगा, बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में हम सीखेंगे। इस पर आते हैं स्टूडेंट्स, जब हमसे कोई कहे सर क्या कर रहे हो आप, ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन में इतना क्यों घुसा रहे हो, यकीन करो जब क्वेश्चन आएंगे ना तो इतनी इजीली सोच पाओगे आप, अगर आपको ग्राफ पता है ट्रांसफॉर्म करते। IIT मेंस और एडवांस, अगेन जैसा मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ, डिटेल्स का गेम है, तो जितने अच्छे से चीज़ें बताऊंगी उतनी इजीली सोच पाओगे। और जब इतने सारे हथियार, इतने सारे टूल्स होंगे आपके पास किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो क्वेश्चन दिखते ही भर आपके दिमाग में आइडियाज क्लिक करेंगे कि देखो इसको ऐसे सोचना है, इसको ऐसे सोचना है, और आपके पास 4 तरीके और होंगे, पता है। फिर आप सोचोगे कि कौन सा तरीका अप्लाई करना है कि फटाफट आंसर आ जाए, और हो सकता है कभी कभी वो तरीका काम ना करे, तो आप सोचोगे नहीं इसको ऐसा कर लेते हैं। हमेशा ऐसा होता है, जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत इफिशिएंटली काम करती है। बस हम उसी को काम करना चाह रहे हैं कि आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से फंक्शन करे एग्जाम वाले दिन, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हो, तब जाकर वो ऐसे काम कर पाएगी। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर थॉट को डेवलप करना चाहूँ, अब छोटा सा कंसेप्ट समझो स्टूडेंट्स। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ना तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x का, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x का, बट अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ y इज इक्वल टू f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ईजी सा ग्राफ बनेगा। देखो दिमाग लगाते हैं, सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको बड़ी बेसिक सी बात कहना चाह रहा हूं। देखो इसको ऐसे समझो पहले तो, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x का जब आप ग्राफ बनाने जाओगे तो कैसे बनेगा। अच्छा एक बात सोचो, मैं इन दोनों में फर्क बताता हूं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x और f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के ग्राफ में फर्क क्या होगा। फर्क बड़ा सिंपल सा होगा सर, फर्क बड़ा आसान सा छोटा सा होगा कि सर x की वैल्यू 0.1 पे f ऑफ x कुछ होता होगा, x की वैल्यू 0.2 पे कुछ होता होगा। लेकिन आप ऐसे सोचो ना सर, अब x की वैल्यू 0 से लेके 0.9 तक जो भी वैल्यूज होंगी उनके लिए f ऑफ ग्रेट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू तो वही होगी ना। आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो, सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, x कुछ भी हो, x कुछ भी हो, है ना, जैसे x अगर सर है कहां से कहां तक, लेट्स से 0 से 1 तक, सुनिएगा बहुत ध्यान से, तो f ऑफ x कुछ हुआ करता है ना, f ऑफ x कुछ हुआ करता है। लेकिन जब जब x 0 से 1 के बीच है, जब जब x 0 से 1 के बीच है, कैन आई से बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा सर वो f ऑफ 0 के इक्वल होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? आप बस इस थॉट से, इस बेसिक सी बात से इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, देखो सर जब जब x 0 से 1 के बीच होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, 0 के इक्वल। मतलब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू f ऑफ 0 के इक्वल होगी। क्या आपको क्लिक हुआ मैं जो कहना चाह रहा हूँ? मतलब अगर मैं एक और थॉट डेवलप करवाना चाहूँ कि सर इसी बेसिस पे अगर मैं एक और बात कंक्लूड करूँ, मान लेते हैं सर जब जब x क्या होगा, लेट्स से -1 से 0 के बीच के इक्वल, तो सर f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी सर, वो f ऑफ -1 के इक्वल होगी। क्योंकि सर x अगर -1 से 0 के बीच इक्वल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, -1। तो f of greatest integer of x for all the values of x which are between -1 and 0, it would be equal to f of -1।
कि आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? और बस अगर ये बात डाइजेस्ट हो रही है तो अब आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो या एक कंसेप्ट समझ सकते हो कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। बड़ी आसान सी चीज़ है स्टूडेंट्स, बस ध्यान से सुनते जाइएगा कैसे सोचेंगे। मैं अगेन सिंपल सा सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। सिंपल से दो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपके सामने हैं। अब मैं सोचना चाहता हूं सर कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे प्लॉट होगा। दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सी अप्रोच यूज करेंगे। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। मैं एक काम करता हूं सर, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चीज़ ये करता हूं कि मैं कोई भी एक रैंडम सा कर्व ले लेता हूं, एक स्टैंडर्ड सा कर्व बना देता हूं। तो आपके सामने मैं बना देता हूँ, लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स करके कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड सा कर्व है ना। मान लेते हैं वो कर्व कुछ ऐसा सा है ना। अगेन कुछ भी रैंडम सा एक कर्व बना लेते हैं, ये कोई एक कर्व है, ठीक है। अब सर आपके सामने सवाल यह है कि आप सबसे पहले अगेन एक्स एक्सिस पे वो इंटीग्रल पॉइंट्स डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि अब जो गेम होगा वो एक्स एक्सिस के बेसिस पे होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगेन वो पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा लेट्स से है ना 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा लेट्स से 5 है ना। सिमिलरली सर यहाँ हो जाएगा -1, लेट्स से ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -5। ऐसे कुछ चीज़ें चलेंगी है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। अब समझो, अब एक काम करते हैं, वापस हम एक्स एक्सिस के वो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। बट इस बार मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बजाय आई वुड प्रेफर ड्रॉइंग लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्यों? सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से। इन इंटीग्रल पॉइंट से पास होने वाली लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, इन इंटीग्रल पॉइंट से पास होने वाली लाइंस अगर मैंने ड्रॉ की तो ध्यान से सोचिए क्या करने वाला हूँ मैं इन एक्स एक्सिस पे इंटीग्रल पॉइंट से पास होने वाली लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो, मैं अगर लाइंस ड्रॉ करना शुरू करता हूँ तो पहली लाइन तो कहाँ बनेगी सर? पहली लाइन तो ये बन जाने वाली है। आई होप आपको ये दिख रही है। दूसरी लाइन डेफिनेटली ये बन जाने वाली है। बहुत ध्यान से सुनते जाइए क्लास, ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा अगर आपने इस बेसिस पे इसको क्रैक करने की कोशिश की। उसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते जाइए। ये बनती जा रही हैं आपकी सारी पैरेलल लाइंस। आई होप आपको क्लिक हो रहा है। ये वाली लाइन तो पैरेलल है ही, जिससे मैं ना भी ड्रॉ करूँ तो आपको समझ आ जाएगा, आई बिलीव है ना। सिमिलरली ये एक पैरेलल लाइन हो जाने वाली है, जिसे थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर दें आई थिंक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे भी पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया, ये भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने, और ये भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके इससे फाइनली इस पर हम खत्म करेंगे कि ये एक पैरेलल लाइन होगी। तो ये सारी आपकी अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस हैं जो एक्स की इन वैल्यू से पास होती हैं। मैंने ऐसा क्यों किया आप समझना है स्टूडेंट, बहुत ध्यान सुनना। ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या रहा होगा? 0, ये रहा होगा 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4 और ये था 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहा होगा? ऑब्वियसली ये रहा होगा -1, ये था -2, ये होगा -3, ये होगा -4 और ये डेफिनेटली क्या रहा होगा स्टूडेंट्स? ये रहा होगा -5। तो अब जब मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, मैं एक आसान सी बात देना चाहता हूँ, सोच के देखना स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ। आप बस मुझे ये बताओ f(0) की वैल्यू क्या है? सर मुझे जितना समझ आ रहा है f(0) की वैल्यू मुझे जो दिख रही है सर वो ये है। अब ध्यान से सोचिए, f(0) की वैल्यू क्या है? ये सर अगर ये वैल्यू है f(0) की, तो कैन आई से कि सर अब इस कर्व से फर्क पड़ता ही नहीं है, f(0.1), f(0.2), f(0.3), मतलब आप क्या करने जा रहे हो सर? अब आप जो ग्राफ बना रहे हो वो किसका ग्राफ बना रहे हो? आप अब ग्राफ बना रहे हो y इज इक्वल टू f ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो सर? तो अब x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 कुछ भी रखो, आप f(0) निकाल रहे हो, क्योंकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकाल रहे हो। तो आप अब क्या निकाल रहे हो? अब आप f(0) की जो वैल्यू वही f(0.1), f(0.2), f(0.3) की होगी, क्योंकि इन सब का क्या ले रहे हो आप? ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो बात बड़ी आसान सी है, 0.9 तक यही वैल्यू जनरेट होगी। मतलब ये जो f(0) की वैल्यू, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहां तक इसे ले आइए। क्या आपको बात समझ आई स्टूडेंट्स? बड़ी ही सिंपल और साधारण सी बात मैंने कही। अब 1 से 1.9 तक f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9, इन सब की वैल्यू वही होगी जो f ऑफ 1 की वैल्यू होती है। और सर f ऑफ 1 की थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये वाली वैल्यू है, तो इन सब पर यही वैल्यू होगी। क्या आपको एक ग्राफ ड्रॉ करते हुए समझ आ रहा है? Similarly, f of greatest integer of 2, f of greatest integer of 2.1, f of greatest integer of 2.9 तक की वैल्यूज यही होगी जो f of 2 की वैल्यू है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप स्टूडेंट्स? सिमिलरली अब अगर मैं f of 3 की वैल्यू निकालता हूं तो सर f of 3 की वैल्यू होती है 0, तो f of greatest integer of 3.1, f of greatest integer of 3.9 तक की वैल्यूज यही होंगी। सर f of 4 की वैल्यू होती है ये, आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? f of 4 की वैल्यू होती है ये, तो f of 4, f of greatest integer of 4.1, f of greatest integer of 4.9 तक की वैल्यूज यही होंगी। आपको समझ आ रहा है सर ये ग्राफ कैसे बन रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बातें मैं आपसे कर रहा हूं। जैसे आपसे कोई पूछे f of -1 की वैल्यू क्या होती है? सर f of -1 की वैल्यू ये होती है।
तो क्या आप समझ पा रहे हो, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 0.9, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 0.5, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 0.1, इन सब की वैल्यू f ऑफ -1 के ही इक्वल होगी। तो फंडा क्या है क्लास, फंडा बड़ा सिंपल सा है, आप उस पॉइंट को ढूंढिए और वहीं पर ये ऐसा कुछ ड्रॉ कर दीजिए, आप उस पॉइंट को ढूंढिए और बस ऐसा कुछ ड्रॉ कर दीजिए, आप उस पॉइंट को ढूंढिए और वहीं पर कुछ ऐसा सा ड्रॉ कर दीजिए, उस पॉइंट को ढूंढ के बस वहीं पर कुछ ऐसा सा ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो ग्राफ बना है सर, ये जो पिंक मार्कर से आपने ड्रॉ किया है, दैट्स f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ व्हेन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ ग्रीन कलर के थ्रू दिया गया था। आई होप बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत टफ टास्क नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड सी प्रोसेस थी। स्टूडेंट्स क्या करना होगा, बड़ी सिंपल सी बात आपसे कही गई कि सर अगर आपको y एक्सिस और एक्सिस दे दिए जाएं, सिंपल सा कोई कर्व दे दिया जाए, मान लो मैं आपको log x का कर्व बना देता हूं, है ना। log x का ग्राफ कैसे दिखता है सर, log x का ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखता है ना। log x का ग्राफ होता है, मान लो ये आपका किसका ग्राफ है सर, ये है y इज इक्वल्स टू log x का ग्राफ, ये आपका एक कर्व है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बनाकर दें f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, मतलब मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे बनाकर दें सर किसका ग्राफ स्टूडेंट्स, मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे बनाकर दें f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, है ना। तो ये कैसे बनाएंगे सर आप, सर बड़ी आसान सी तरीका है, बड़ी आसान सी टेक्निक है। आप बनवा रहे हो मुझसे किसका ग्राफ, log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पहली बात तो ये सर कि log ऑफ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, log ऑफ 0 डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ से ढूंढना चाहूँ तो मैं पॉइंट क्या कहूँगा, अगर सर ये 0 है तो log 1 0 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ऐसे कहानी चलती चली जाएगी, बस मैं यहीं तक बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सर log 0 की वैल्यू -इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ तक तो वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि आप समझो स्टूडेंट्स, log of 0, log of 0.1, log of greatest इंटीजर ऑफ 0.3, log of greatest इंटीजर ऑफ 0.9, इन सब की वैल्यू क्या होगी 0, और log 0 डिफाइंड ही नहीं होता है, तो यहाँ तक तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सुनना, जो log 1 की वैल्यू होगी, जो भी log 1 की वैल्यू होगी, log of greatest इंटीजर ऑफ 1.1, log of greatest इंटीजर ऑफ 1.2, log of greatest इंटीजर ऑफ 1.9, इन सब की वैल्यू log 1 यानी 0 के इक्वल होगी। क्या आपको ये बात समझ आई? अब जो आपकी 2 की वैल्यू होगी, 2 की वैल्यू कैसे पता चलेगी सर, 2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 से पास होती है y एक्सिस के पैरेलल, तो ये है वैल्यू आपकी 2 की। तो ये जो 2 की वैल्यू है, बस इसको 3 तक ड्रॉ कर दीजिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, तो ये ग्राफ ऐसा बनता चला जाएगा। आई होप बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस पहली बार जब मैं आपको कोई बात समझा रहा हूँ तो वो लग सकता है टफ कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट डू यू रियलाइज की चीज़ें बहुत टफ, बहुत मुश्किल नहीं है। क्या आपको बात समझ आ रही है? बहुत ही स्टैंडर्ड सी बात आपसे कही गई है स्टूडेंट्स। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस पर और थोड़ी क्लैरिटी लेंगे, इन चारों चीज़ों को फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे। आई थिंक इन सारी चीज़ों को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट या क्वेरी या कंसर्न नहीं है। आपने चारों चीज़ें आई बिलीव अच्छे से समझी। हमने सीखा किसी कर्व में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, किसी कर्व का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लें तो क्या होता है, या फिर y का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेके उस कर्व के इक्वल रख दे तो कैसे ग्राफ बनता है, जो कि फंक्शन नहीं होता है फिर वो, या फिर सर सबसे जरूरी बात कि किसी कर्व में x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दें फिर ग्राफ बनाए तो कैसे बनता है। इसी चीज को रिवाइज करते हुए नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, बिकॉज आई बिलीव आपको अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन रह गई हो तो वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। But before I culminate this lecture, I hope you know that www.magnetbrains.com ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किंडरगार्टन से लेके K-12 से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, NTSE, ओलंपियाड, आप IIT, JEE, नीट और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स और सेगमेंट में फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन अचीव या अटेन कर सकते हैं। मतलब एब्सोल्युटली फ्री, पूरे के पूरे कोर्सेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। ये मैग्नेट ब्रेन्स आपको अलग अलग सेक्टर्स में प्रोवाइड करवाता है। बस आपको करना ये है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट एक्सेस करनी है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल होंगी। अलॉन्ग विद दैट, इसे कैसे एक्सेस किया जाता है, इसे कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, आप सीधे सीधे वेबसाइट पर जाइए। आपको जो भी कोर्स एक्सप्लोर करना है, मान लेते हैं IIT JEE, तो आप IIT JEE सेगमेंट पर क्लिक करिए। आपका IIT JEE का 2024 को टारगेट करता हुआ प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके लेक्चर्स आपके सामने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वॉच नाउ पर क्लिक करना है, और वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा का पूरा मैथ्स का IIT JEE का कोर्स ओपन हो जाएगा। सारे लेक्चर सब्जेक्ट वाइज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपको सिर्फ कोर्सेज को यानी लेक्चर्स को एक्सपांड करना है। जितने लेक्चर जैसे जैसे रिकॉर्ड होते जा रहे हैं आपके सामने रखाते चले जाएंगे और आप इन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और यहीं पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी पेड मेंबरशिप या बिना किसी मॉडल के, आप जीरो कॉस्ट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट पर पूरा का पूरा कोर्स बिना कोई हिडन चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट, इंडिया के टॉप टीचर्स द्वारा ट्रेन, है ना, प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट जो हम आपके लिए बना रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड थरो तैयारी जो आपके लिए करवा रहे हैं, वो आप बफर फ्री मोड में यहीं पर आराम से फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन या फ्लक्चुएशन के।
अपार्ट फ्रॉम दैट येस ऑफ कोर्स हम ये भी इंश्योर करते हैं कि यही की यही सारी चीज़ें हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप IIT JEE नीट का मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी एज इट इज़ रेप्लिकेट होती हैं मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ भी आप यही सारी की सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में प्रॉपरली सिस्टमैटिकली अरेंज्ड एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ भी आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स का ये मॉड्यूल एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है जो आपको हर डोमेन हर सेक्टर में फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। बस एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटी सी दरख्वास्त स्टूडेंट्स कि इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिए सो दैट वी फील एक्नॉलेज्ड कि हाँ वी आर पुटिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन और आपके लिए काम हो रहा है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप इनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इन लेक्चर्स को लाइक ज़रूर करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल से अगर अपडेटेड रहना है, चैनल पर जो भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी नई चीज़ रिलीज़ हो रही है, जो भी आपके काम के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उनके लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि चैनल पर होने वाली हर गतिविधि से आप अवगत रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स चूंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर शख्स इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।